जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। माफ़ी चाहता हूं आप लोग से क्योंकि थोड़ा 4-5 दिन तक मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, क्योंकि मैं यूपीएससी ईपीएफओ जो कि आने वाला एग्ज़ाम है उस पर वर्क कर रहा था, उसके सिलेबस पे वर्क कर रहा था, ताकि आप लोग को बता सकूं, अच्छे से गाइड कर सकूं। 3-4 दिन में उसी में लगा रहा, ताकि कैसे सिलेबस को 3 महीने में कंप्लीट कर लें, जिससे कि जो थोड़े बहुत बिगिनर्स हैं उनका भी भला हो जाए और जो रेगुलर पढ़ाई के टच में हैं उनका तो भला हो ही जाए। तो आइए धीरे धीरे हम लोग एक एक करके, एक एक सब्जेक्ट वाइज करके हम लोग अपने सिलेबस को डिकोड करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ें। और 3 महीना जो कि दो डेट है यूपीएससी की रिजर्व डेट में, एक जुलाई की है स्टार्टिंग में और एक अगस्त लास्ट की है, 20 अगस्त आई थिंक उसकी है। तो इन्हीं दोनों पे चांसेस हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं होने के। तो आइए हम थोड़ी सी, आज की वीडियो लंबी जाएगी क्योंकि मुझे एक एक चीज़ समझाना है आप लोगों को, ये कौन सा सब्जेक्ट कैसे कर सकते हो, तो थोड़ी लंबी जाएगी वीडियो, तो थोड़ा बहुत बियर करना, क्योंकि आप ही लोग के फ़ायदे के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो आइए करते हैं। तो पहले हम इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो इंग्लिश के मैं पुराने वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि इंग्लिश में प्लिन टू पैरामाउंट आपको पढ़नी है, और पहला जो वॉल्यूम है, और उसके बाद आप लोग को टीसीएस के जो पुराने पेपर्स हैं, किसी भी बुक की कर लो, किरण से कर लो या आप पिनैकल से कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो प्रीवियस ईयर्स करना, क्योंकि इंग्लिश हम कहीं और से करें उससे क्या फ़ायदा, नए क्वेश्चन लगाए उससे कोई मतलब बनता नहीं है। तो इंग्लिश की तो एक एक जैसी पढ़ाई होती है। और पहले जैसे मैंने बताया था कि आप 2 एडिटोरियल पढ़ सकते हो डेली, क्योंकि उससे रीडिंग हैबिट अच्छी हो जाएगी, और रीडिंग हैबिट से आपकी सब चीज़ें इम्प्रूव हो जाती है। 90% इंग्लिश आपकी वहीं ख़त्म हो जाती है जब से आप रीडिंग करने लगते हो, अच्छे से रीडिंग करने लगते हो, वर्ड मीनिंग नोट करने लगते हो, देखते हो कि कौन सा सेंटेंस किसके बाद क्या आएगा, कैसे आएगा। तो ईपीएफओ में भी आप पिछले साल का 2020 का पेपर देखोगे तो उसमें भी वही सब पूछा हुआ है। थोड़े बहुत ग्रामर पूछे हुए हैं, थोड़े बहुत वन वर्ड पूछा हुआ है, इडियम्स एक दो पूछे हुए हैं, और सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे गए हैं। तो वो कहीं और से पढ़ने से अच्छा है हम प्रीवियस ईयर्स पे ध्यान ध्यान दें। और ग्रामर के लिए प्लिंटो पैरामाउंट। तो इंग्लिश आप ऐसे कर सकते हो। उसके बाद आता है मैथ्स। आप पेपर देखोगे 2020 का, तो इंग्लिश के 20 क्वेश्चन थे और मैथ्स के थे, और मैथ्स के 15 क्वेश्चन थे। तो आप 15 क्वेश्चन मैथ्स के थे, उसमें देखोगे कि एलिमेंट्री मैथ्स पूछी गई है, मतलब कि अर्थमेटिक ही 95% आपका अर्थमेटिक से हो जाएगा। तो एडवांस, जैसे कि आप एसएससी की भी, बहुत सारे लोग बच्चे ऐसे होंगे जो एसएससी की भी तैयारी करते हैं, तो और कुछ लोग होंगे जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो जो यूपीएससी की करते हैं वो तो ज़्यादा मैथ्स पे कितना भी आप बोल लो, लेकिन सी सेट की बहुत कम लोग तैयारी करते हैं, लोग सोचते हैं हो जाएगा हो जाएगा। तो ऐसे ही मैथ्स में इतना आपको डीप नहीं पढ़ना है। हर एक आप कोशिश करिएगा कि फॉर्मूला हर एक चीज़ का आपको याद हो, फॉर्मूला ज़्यादा से ज़्यादा याद हो, क्योंकि ईपीएफओ में टाइम बहुत रहता है, 2 घंटे का पेपर रहता है। आप अगर मैथ्स का पेपर हटा दो तो बाकी, मैथ्स के 15 क्वेश्चन हटा दो तो बाकी तो आप पेपर अगर आता है तो आप 40 मिनट में कर लोगे। तो उसमें टाइम की कमी कुछ नहीं रहती। तो हमें बेसिक सारे चैप्टर्स के अर्थमेटिक के कम से कम फॉर्मूला तो हमें याद रहने ही चाहिए, रहने चाहिए। और सबसे इसकी बढ़िया स्ट्रैटेजी ये होगी कि आप फिर से टीसीएस वाले पुराने क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सारे लगाओ। उससे आपकी एसएससी की भी तैयारी होती रहेगी और ईपीएफओ की तो होती ही रहेगी। और एक बात मैं और बता दूं आपको, मैं ये नहीं बोल रहा कि ईपीएफओ की तैयारी करो, एपीएफसी की मत करो, दोनों एग्जाम की तैयारी लेके चलो। क्योंकि 85% सिलेबस दोनों का सेम है। 2-3 सब्जेक्ट हैं, जैसे ऑडिटिंग हो गया, एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री, कल्चर का पार्ट है, वो ईपीएफओ में नहीं आता है, एपीएफसी में आता है। तो उनको आप अभी मत करो ऑडिटिंग, और वो अभी मत करो। मैं आपको बताऊंगा जैसे क्या होगा। जैसे मान लो यूपीएससी कम से कम 1.5-2 महीने पहले तो बताएगी कि पेपर कब है, और अगर उसने एपीएफसी का बाद में एग्जाम रख दिया तो आप ऑडिटिंग तो वैसे भी पढ़ के नहीं जाना है। वो 1-2 क्वेश्चन आएगा, उसका कॉस्ट कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखोगे तो एकदम नील आएगा, तो कोई मतलब नहीं है इतना। 3 महीने में प्रैक्टिकल तैयारी की हम बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल सिलेबस कंप्लीशन की बात कर रहे हैं, जिसमें सारे बच्चे कर सकें।
जो वर्किंग है, बिगिनर्स है, बिगिनर्स को ज़्यादा मेहनत करनी है, लेकिन जो बिगिनर्स हैं वो वर्किंग भी नहीं होंगे मोस्टली, तो उनके पास 24 घंटे हैं। 24 घंटे में से बिगिनर्स पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं मेरी तरह, उनके लिए तो भाई टाइम नहीं है, 4-5 घंटे प्रोडक्टिव टाइम ही निकल जाए पढ़ाई के लिए, वही बहुत है। तो मैं उनकी भी आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा, इसी वीडियो में दोनों को बताऊंगा, बिगिनर्स भी और जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जो कि एकदम प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी होगी। क्योंकि अगर कोई आपसे बोलता है कि आप 3 महीने में पढ़ के पीएफसी निकाल लोगे, आप ध्यान से सुनो, यूपीएससी का पेपर है, 3 महीने पढ़ के अगर आपको नहीं आता, बहुत कुछ नहीं आता, तो आप बिल्कुल भी नहीं तैयारी कर सकते 3 महीने में। ये आप जो भी, आपको कितनी भी मोटिवेशन वीडियो देख लो यूट्यूब पे, सब बेकार की बातें हैं। प्रैक्टिकल बात यह है कि 3 महीना में आप, अगर आपका लक भी अच्छा रहा ना, तो भी बहुत कम चांसेस है कि आप एपीएफसी का पेपर क्लियर कर लोगे। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप 2015 या 16 में जो एपीएफसी का पेपर हुआ था वो उठा के देख लो। 50% पेपर इनडायरेक्ट पूछा गया था, मतलब अच्छी नॉलेज होनी चाहिए आपको वो सब्जेक्ट करने के लिए। इवन उसके मैथ्स के क्वेश्चन भी ऐसे थे कि जो बच्चा अच्छा है मैथ्स में वो ही कर पाएगा, पूरा स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी और भी बहुत कुछ उसमें आता है। लेकिन ईपीएफओ का ऐसा नहीं है। ईपीएफओ की जो कि 4800 की अच्छी पोस्ट है, आप ऑफिसर बनते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग लेवल की होती है। तो आप एसएससी की जो डबल एओ की पोस्ट होती है उसके इक्विवेलेंट आप पहुंच जाते हो डायरेक्ट। एक बस पेपर देना है और आपको इंटरव्यू देना है, तो उसकी आप तैयारी 3 महीने में कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एपीएफसी का मत करो, दोनों का सिलेबस मैंने पहले ही बता दिया, सब सेम है। तो दोनों की तैयारी करो और भगवान से प्रे करो कि एपीएफसी का पेपर बाद में पढ़े। मतलब जुलाई में अगर ईपीएफओ का पढ़ रहा है तो एपीएफसी का पेपर अगस्त में पढ़े, क्योंकि इससे टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा सही हो जाएगा। क्योंकि जो कल्चर का पार्ट है वो हम ईपीएफओ का पेपर दे के आएंगे तो हम आराम से उसको कर सकते हैं। एंशंट हिस्ट्री का, एंशंट हिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़नी है आपको, 36, 8वीं 8वीं की। और बहुत, आप जो लोग पढ़े हुए हैं वो आर एस शर्मा भी पढ़ सकते हैं, वो बहुत अच्छी बुक है। तो क्योंकि एंशंट हिस्ट्री के क्वेश्चन आप एपीएफसी में देखोगे वो बिना ऐसे लूसेंट पढ़ के नहीं आएगी, क्योंकि उसमें स्त्री धन, ये सब जो अच्छे अच्छे जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं उन पे वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको मेनली तैयारी बस आप 85% सब्जेक्ट की करनी है, आपको एपीएफसी की नहीं करनी है। और ईपीएफओ की ऐसे नहीं करनी है कि मैं एपीएफओ दूंगा, मैं एपीएफसी दूंगा, दोनों दो। लेकिन पहले आप 85% करो और मनाओ कि एपीएफसी का पेपर बाद में पढ़े। तो अब हम कहाँ थे, हमारा मैथ्स हो गया था। मैथ्स में तो एलिमेंट्री मैथ्स है, तो अर्थमेटिक पे ध्यान दो। 95% ईपीएफओ में शायद ही पूछे वो अलजेब्रा और ये टिग्नोमेट्री, तो वो तो थोड़ा बहुत तो आप टच में होंगे ही। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि आप अर्थमेटिक पे ध्यान दो। अगर आप ईपीएफओ की बस तैयारी कर रहे हो, तो एसएससी कर रहे हो, तो आपको सभी कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद हम आप आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे। ईपीएफओ में साफ साफ लिखा हुआ है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जब से ब्रिटिश आए हैं, थोड़ा सा पीछे से, मतलब वो लेके चलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, गैप लेके चलते हैं। तो जब से ब्रिटिश आए हैं, जो स्पेक्ट्रम की बुक है, शुरू के 2 चैप्टर छोड़ देना। स्पेक्ट्रम की बुक के शुरू के 2 चैप्टर छोड़ के बाकी सारे चैप्टर पढ़ लो, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के पहले तक। आपको लगेगा स्पेक्ट्रम मोटी बुक है ये वो, लेकिन बहुत अच्छी छोटी सी बुक है। आप पढ़ोगे तो मुश्किल से 25-30 दिन में आपकी अच्छी से रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी। और पहले की वीडियो में मैंने बताया ये कि किसी भी सब्जेक्ट की एक रीडिंग अच्छे से समझ के अगर आप कर लेते हैं, तो उसके बाद रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस अप्लाई करिए, एमसीक्यूज वाइज एमसीक्यूज से करते रहिए। एमसीक्यूज से करेंगे तो आपको क्वेश्चन एकदम दिमाग में बैठेंगे और सारा पैटर्न बैठेगा। और आप 2020 का पेपर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए देख सकते हैं, क्योंकि उसके ठीक ठाक क्वेश्चन थे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्पेक्ट्रम में पढ़ के जाऊँगा तो फ़ायदा होगा। मेरे खुद 18 में से 16-17 क्वेश्चन सही थे, बस स्पेक्ट्रम पढ़ के। एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ी थी मैंने, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो अगर आप, वही मैंने बोला पहले कि अगर आपके पास टाइम है, जॉब नहीं करते हो, तो आप सब कुछ पढ़ सकते हो। 3 महीना बहुत समय होता है, उसके लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक। तो अपना मॉडर्न हिस्ट्री भी हो गया, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल भी हो गया। उसके बाद आते हैं हम, अब करेंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज है। तो उसमें तो आप जानते हो कि स्कीम कुछ मत छोड़ना। स्कीम जो जब से
मोदी जी आए हैं, बहुत सारे स्कीम लेके आते हैं वो पिछड़ों के लिए या SC ST के लिए, वीकर सेक्शन के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए बहुत सारी स्कीम आते हैं। तो जो एक इसमें करंट में तो आपको मैंने बता दिया था, कोई एक मैगजीन पढ़ लेना 6 महीने की अच्छे से। अब पिछला जो पेपर आया था उसमें डे भी पूछा था, पराक्रम दिवस ये वो, तो उससे आप ये मत जज करना कि ऐसा ही पेपर आएगा। करंट के लिए आप कुछ तैयारी नहीं कर सकते हैं, बस जो मैगजीन होती है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की, वो बस आप आराम से तैयार कर लो, क्योंकि फंसना होगा तो फंसेगा नहीं। तो बाकी सबके साथ ऐसा होगा ना, सब तो वैसा ही पढ़ते हैं, कोई अलग से तो है नहीं कि पूरा द हिंदू पेपर लेके बैठा है एकदम 5 घंटे उसी को गोला गोला करके हर एक चीज़ पढ़ रहा है। कोई ऐसा नहीं, पेपर पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप UPSC की तैयारी करते हो, जो प्रीलिम्स और मेंस होता है सिविल सर्विसेज की, तो आपको पेपर पढ़ो, वरना पेपर पढ़ना वेस्टेज है। जो मैंने एडिटोरियल बोला है, बस वो 2 एडिटोरियल पढ़ लो, वो भी इसलिए कि रीडिंग हैबिट अच्छी होगी, वोकैब अच्छी होगी आपकी, और कैसे किस सेंटेंस के बाद कौन सा सेंटेंस आता है ये आप समझ जाओगे। तो अब बात करते हैं हम, जो एक लाइन लिखी है इसके सिलेबस में, सोशल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, या इन इंडिया ऐसे करके है। तो उसमें मेनली हमको स्कीम पे ध्यान देना है। जितनी भी स्कीम है, आप, मैंने जिस नाम से मेरा चैनल है यूट्यूब का, उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, उस पर मैं डाल रहा हूँ धीरे धीरे। आपको सोशल सिक्योरिटी के लिए, लेबर लॉस के लिए और अकाउंटेंसी के लिए जितना मैं उस टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा, बस आपको उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर उससे ज़्यादा आप पढ़ने जाओगे तो आप अपने स्टैटिक सब्जेक्ट के साथ वो करोगे, नाइंसाफ़ी करोगे, और आपका टाइम भी मैनेज नहीं हो पाएगा। 3 महीने हैं, काफ़ी होते हैं, मगर आपको अच्छे से यूटिलाइज भी करना है, सही डायरेक्शन में करना है। और मैं ये आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि पिछली बार मैंने दिया हुआ है, निकाला हुआ है, तो इंटरव्यू तक गया था, तो इसलिए मैं आपको बता ले रहा हूँ। तो इसीलिए जो मैं बता रहा हूँ उसको एकदम अच्छे से आपको करना है, उसी डायरेक्शन में करना है बिल्कुल। अगर हाँ, आपका अपना तरीका हो सकता है, जैसे आप सब्जेक्ट कैसे भी पढ़ो, आप कभी ये पढ़ते हो कभी वो पढ़ते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, कैसे टाइम टेबल बनाते हो, कैसे कवर करते हो। लेकिन मैं जितना बता दूंगा उतना आपको कवर कर लेना है। अगर आपने ये कर लिया तो आपको जॉब लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है। फिर हम सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की बात कर रहे हैं, जैसे अटल पेंशन हो गया आपका, सुकन्या समृद्धि हो गया, PM सुरक्षा योजना हो गया, PM जीवन ज्योति योजना हो गया, और ऐसे ही व्याय वंदना योजना हो गया। ऐसे जो जितने, अब सोशल सिक्योरिटी एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन ये अपने आप में इतना बड़ा कवरेज लेके आता है ना। इसमें सिकनेस भी कवर होती है, ओल्ड एज पेंशन भी होती है, बच्चों के लिए भी होती है, औरतों के लिए भी होती है, बीमार आदमी के लिए भी होती है। मतलब सोशल सिक्योरिटी में सारी स्कीम आप देखोगे ना, अगर इंडिया की जो जितनी भी स्कीम है, आप किसी भी स्कीम को सोशल सिक्योरिटी में डाल सकते हो। अब ये नहीं बोल सकते कि ये सोशल सिक्योरिटी में नहीं आएगा। इसलिए स्कीम वाली PDF भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने शेयर की है। वो उसमें 50 पेज की PDF है, ज़्यादा नहीं है, तो पढ़ोगे तो मुश्किल से 200 180 स्कीम हो जाएगी। सब ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत पढ़ लेना, आपसे कोई घुस के नहीं पूछ रहा है कि उस दिन क्या चेंज हुआ था, ये चेंज हुआ था। बस आपको पता होना चाहिए कि क्या एज का क्राइटेरिया होता है, किन 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 लोगों के लिए है, और अगर ईयर याद रख सकते हो कि किस ईयर में आई है तो वो वेल एंड गुड है। लेकिन ईयर याद करने में भी कोई ज़रूरत नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्कीम किससे रिलेटेड है, कौन सी मिनिस्ट्री, ज़रूर याद रखना है कि किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। तो सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया मीन्स मेनली स्कीम्स। अब हम करंट के लिए आपको बता ही दिया, ये हो गया, ठीक है। अब पॉलिटी के लिए मैंने आपको लक्ष्मीकांत बता दी है। शुरू के 2 पार्ट आप पढ़ना अच्छे से पॉलिटी के लिए, वो उससे अच्छी बुक आज तक बनी नहीं पॉलिटी के लिए। शुरू की 2 पार्ट आप अच्छे से कर लेना, और MCQ जितने पुराने हैं प्रीलिम्स के पेपर और ये सब देखना, उससे कवर हो जाएगा आपका। पॉलिटी में तो यही सब करना है, पंचायती राज वाला थोड़ा बहुत देख लेना। अब इसमें भी हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, सोशल सिक्योरिटी में DPSP जो है आपका पार्ट 4, वो आप बहुत अच्छे से करना। आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है, वो आर्टिकल आपको सारे रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि बहुत चांसेस रहते हैं कि एक आर्टिकल पूछ ले, क्योंकि ये EPFO का पेपर है, सोशल सिक्योरिटी से मेल खाता हुआ सोशल सिक्योरिटी पूछता है। तो वो 36 से लेके 51 तक आर्टिकल, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट, जो पार्ट 3 और पार्ट 4A है, वो इन तीनों पे आपका एकदम विशेष ध्यान होना चाहिए। ये तीनों आर्टिकल तो आपको रटे हुए होना चाहिए। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 51 और
51A जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये पूरे आपको रटे हुए होने चाहिए, एक एक आर्टिकल रटा हुआ होना चाहिए। क्योंकि जो डीपीएसपी है पार्ट 4 में, उसमें सोशल सिक्योरिटी के ही आर्टिकल हैं सारे के सारे। 39 हो गया, 39A हो गया, 43 हो गया, वो मैटरनिटी वाला हो गया, 42 आर्टिकल, ऐसे सारे। तो आपको ये याद होने चाहिए, क्योंकि इससे मुझे लगता है कि पूछेगा। और तो पॉलिटी आप समझ गए। अब पॉलिटी आप ये मत बोलना कि एम लक्ष्मीकांत बहुत मोटी किताब है। मोटी तो है वो, लेकिन बहुत अच्छी बुक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है। शुरू के 2 पार्ट बोल रहा हूँ मैं, शुरू के 2 पार्ट। मैं आपको बुक भी रखी हुई है यही मेरी, मैं आपको बता भी देता हूँ कि इससे मतलब आप कैसे कैसे कर सकते हो। 1 मिनट बस मुझे। पार्ट 1 मैंने बोला था और पार्ट 2 बोला था। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के आपके पास कुल मिला के 16 चैप्टर्स हैं। वो अच्छे से होने चाहिए, और बाकी का ऊपर ऊपर से देख लेना। जैसे कि प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। जैसे आप प्रेसिडेंट पढ़ते हो तो वाइस प्रेसिडेंट भी तैयार हो जाता है, थोड़े बहुत चेंज होते हैं। जैसे आप प्राइम मिनिस्टर पढ़ते हो तो चीफ मिनिस्टर तैयार हो जाता है। आप पार्लियामेंट पढ़ते हो तो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली तैयार हो जाता है। सब कुछ दोनों में कॉमन रहता है, थोड़े बहुत चेंजेस रहते हैं। तो ये आप ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हो। प्रेसिडेंट पढ़ते हो तो गवर्नर, सब मिलता जुलता है। और सुप्रीम कोर्ट वाला पार्ट है तो उसमें थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से देख लेना। अब एक एक आर्टिकल मत याद करना, आर्टिकल आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि आर्टिकल आप शुरू वाले याद कर लेना। 51A तक के आर्टिकल, 12 से लेके 51A तक के। तो पॉलिटी हो गई आपकी। इकोनॉमिक्स में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको 11th की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़नी है, और आपको पढ़ना है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मत छूना, क्योंकि माइक्रो अगर छूओगे एक क्वेश्चन आएगा, अगर आया भी तो, और वो फिर वही बात हो जाएगी, कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो फिर से उसका नील हो जाएगा। उतने देर में करोगे, उतने देर में कुछ और तैयार कर लोगे, उससे ज़्यादा क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में खाली 2 चैप्टर पढ़ना, और थोड़ा सा ये ट्राई करना ना कि जैसे अपना फिजिकल पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी होती है, टैक्सेशन, स्पेंडिंग, ये सब, इस पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना। कि जैसे ये हो गया फिजिकल पॉलिसी हो गई, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए तो इंडिया का कैसे हुआ था वो सब पढ़ लेना, बैंक वाला थोड़ा बहुत पढ़ लेना। मतलब आप वो दोनों पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि। और फिर से प्रीवियस ईयर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स आपको करना ही करना है। अब ये हमारे पूरे हो गए स्टैटिक्स, जो कि सारे एग्जामों के लिए आदमी पढ़ता ही पढ़ता है। अब बात आती है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये नाम जो देखे हैं आप, सिलेबस में लिखा है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इस नाम का मतलब ही है कि अकाउंट में आपसे बहुत घुस के क्वेश्चन नहीं पूछता है। आप, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे सारे 4-5 ईयर के पेपर डाले हैं, एलसी भी डाला है, एपीएफसी भी डाला है, ईपीएफओ के भी डाला, आप उनसे देख सकते हो। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल और इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज के लिए आपको बस प्रीवियस ईयर्स के जो एमसीक्यूज आए हैं उनके हिसाब से ही पढ़ना है आपको, कुछ अपने मन से नहीं करना है। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल के लिए एनसीईआरटी की 11th ऊपर ऊपर से देख लेना सारे चैप्टर। मतलब वो घुस के चार्ट वार्ट बना के न्यूमेरिकल मत सॉल्व करने लगना, क्योंकि नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड वाले से होगा भी नहीं वो, और पूरा टाइम चला जाएगा। मैं पिछली बार कुछ भी नहीं किया था तो भी मेरे 80% क्वेश्चन उसमें थोड़े बहुत सही हो गए थे, क्योंकि थोड़ा बहुत लग रहा था हाँ इससे आता है, ये आता है। जो शुरू के है ना, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग हो गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे 8-10 प्रिंसिपल्स होते हैं, अब तो मैं भूल गया हूँ, दोबारा रिवाइज करूँगा तब सब याद आएगा, वो सब करना। और क्लास 12 की एनसीईआरटी के शुरू के 2 चैप्टर कर लेना, पार्टनरशिप वाला, और एक वो है पार्टनरशिप एंड प्रॉफिट, आपका एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के शुरू के 2 चैप्टर, बस 12th के वो दोनों करना। कभी कभी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल हो गया। एमसीक्यूज मैंने फिर बोला, पुराने पेपर देख लो, कितने होंगे पुराने पेपर देखोगे तो सारे अकाउंटिंग का निचोड़ निकालोगे तो 100-105 क्वेश्चन निकलेंगे। उसको देख लो कैसे कैसे कहाँ से पूछा है, वही पढ़ो उन्हीं से। जैसे एक क्वेश्चन देखा तो तुमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल से आया, तो उसके आगे पीछे के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिए या पढ़ लिए, ऐसे पढ़ो, ज़्यादा टाइम बर्बाद मत करना इसमें। अब बात आती है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस की।
तो उसकी भी मैं पीडीएफ, अभी कुछ पीडीएफ मैंने डाले हैं। मैंने 3 नोट डाले हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। 3 नोट्स डाले हैं, वो हैंड रिटेन नोट्स हैं, मुझे भी कहीं से मिला था टेलीग्राम चैनल से पिछली बार जब मैं पेपर दिया था। तो उसी से मैं पढ़ के गया था। जो बेसिक होती है ना आईआर की, जो थ्योरी पूछती है पुरानी आईआर की, मतलब कौन से वेबर एंड उसने क्या बोला था, डनलप का सिस्टम मॉडल मॉडल क्या है, ये क्या है, वो क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है, ये सब सुनने में बहुत आपको भोकाली भोकाली वर्ड लग रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कितने टाइप की स्ट्राइक्स होती हैं, ये होता है वो होता है। उस हैंड रिटेन नोट्स वो है, 3 पार्ट में है, आप तीनों को पढ़ लेना। मुश्किल से आपको 5-6 दिन में एक बार मतलब एक रीडिंग आप मार लोगे। अब उसके बाद आपका आता है, हाँ एक और चीज़ मैं इसमें आपको बता रहा हूँ कि मृणाल सर ने शुरू किया है इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉज यूट्यूब पे। तो उनकी भी मैं पीडीएफ, जो है वीडियो सुनने की ज़रूरत नहीं है, जो पीडीएफ है वो भी डाल रहा हूँ मैं। अभी तक एक लेक्चर उन्होंने बनाया है, तो मैं पीडीएफ डाउनलोड करके उसको अपने चैनल पे डाल दिया हूँ। तो वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग, उनसे अच्छा टीचर मैंने अभी तक नहीं देखा है। वो काफ़ी हर एक चीज़ों को इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाते हैं। तो उसमें भी वो बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया हुआ है उन्होंने। आप पढ़ोगे तो उन, अगर वो, आई होप कि वो कंटिन्यू रखे अपना ये सीरीज़ जो भी शुरू किए हैं। अगर वो सीरीज़ शुरू करते हैं तो ख़त्म भी करते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन अब उन्होंने शुरू किया है तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसको देखें। मैं उनका पीडीएफ डाउनलोड करके डाल दूंगा, वो काफ़ी हेल्पफुल हैं सर। तो आपका अकाउंटिंग हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉज हो गया। जो लेबर लॉज अभी 4 कोड नए आया था, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है सही से, वो बहुत सारे स्टेट्स में नहीं हुआ है अच्छे से। तो उनका जो है वो भी मैं डाल दूंगा, लेकिन वो ऊपर ऊपर से पढ़ना। पुराने जो लेबर लॉज हैं, सोशल सिक्योरिटी में भी 4-5 लॉ हैं पुराने, तो उनके पुराने, जैसे आप पीडीएफ खोलोगे उनकी ना, जैसे ऑनलाइन खोलोगे, तो शुरू के 4-5 पन्ने बस पढ़ना, ऊपर ऊपर से यही सब पूछता है। पुराने पेपर देख लो, एमसीक्यूज बेस्ड जो पुराने पेपर है, ऊपर ऊपर से ही पूछता है, तो ज़्यादा घुसना नहीं है इन दोनों में। ठीक है, ये हो गया। अब कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए तो अरिहंत की बुक बता दिया है। कंप्यूटर को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। 5-6 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 10 भी आ जाते हैं, और अगर ये 5-6 क्वेश्चन में से आपके 2-3 भी गलत हो गए तो बहुत दुख होगा। इसलिए कंप्यूटर को बिल्कुल हल्के में मत लेना, पढ़ लेना अरिहंत से अच्छे से। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है साइंस की, मैं बता रहा हूँ, उसको डिस्कस करते हैं लास्ट में, क्योंकि जो साइंस है वो एकदम फंसाता है। अब उसको तो मैंने आपको बोला 6ठी से 10वीं तक की एनसीईआरटी से पढ़ना है, और मैं पहले की वीडियो में आपको बोला था, लेकिन उसका प्रूफ मेरे पास था नहीं, जो जो मैंने बोला था, क्योंकि मुझे ऐसे ही याद था। लेकिन 3-4 दिन में मैं वर्क किया, दोबारा से मैंने एनसीईआरटी खोला और खोजा, जो मैंने बोला था कि ये वैक्सीन वाला क्वेश्चन यहाँ से आया था। तो आप लोगों को विश्वास कैसे हो मेरे ऊपर? तो आज मैं खोज के लाया हूँ, सुबह से उसी पे लगा हुआ हूँ, खोज के लाया हूँ और मैं आपको बताता हूँ। इसका भी स्क्रीनशॉट मैं आपको डाल दूंगा उसमें, या मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग नोट कर सकते हो और खुद देख सकते हो। एक क्वेश्चन आया था, ह्यूमन आई पे आया था क्वेश्चन कि दोनों आंखें बराबर देखती हैं, स्लाइटली डिफरेंट देखती हैं। वो क्लास 10th के चैप्टर 11 में ह्यूमन आई करके है, उसके पेज नंबर 189 पे वो बॉक्स में दिया हुआ है, वो आप देख सकते हो एनसीईआरटी के बॉक्स में। एक क्वेश्चन बहुत आसान था, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। सबने पढ़ा होगा, आप पूरा गूगल छानोगे ना, 90% जगह आपको रदरफोर्ड इसका आंसर दिखेगा। मैंने भी रदरफोर्ड मार के आया था, वो गलत है। आइंस्टीन, गोल्डस्टीन इसका आंसर है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का। साफ साफ लास्ट में एनसीईआरटी की 7वीं और 9वीं की एनसीईआरटी के समरी में दिया हुआ है, जो चैप्टर है एटम वाला, उसके पीछे पहली लाइन पे दी हुई है कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन गोज टू, क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन गोज टू गोल्डस्टीन। तो ये अब एनसीईआरटी ही मानती है। जब यूपीएससी एनसीईआरटी के आंसर को अपना बेस बना के चल रही है, तो आप कुछ और क्यों पढ़ोगे? ल्यूसेंट क्यों पढ़ोगे, ये क्यों पढ़ोगे? अरे ल्यूसेंट तो रिवाइज करने के लिए आदमी यूज़ करता है, अपना बेस बनाने के लिए थोड़ी ना। एक क्वेश्चन आपका तो ऐसे ही सही हो गया। अब एक और क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, जो मैं आपको बोला था कि वैक्सीन वर्ड किस किस लैटिन वर्ड से लिया गया है। आप ऑप्शन देखना, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वैक्सीन में, मैं सोच रहा था कुछ और वर्ड होगा, कुछ और वर्ड होगा, उसका आंसर काव था। काव तो कभी मैं काव कभी सोच ही नहीं सकता था कि काव आंसर हो सकता है उसका। लेकिन क्लास 9th की चैप्टर 13 वाई डू वी फॉल इल करके चैप्टर है, उसमें देखना पेज नंबर 186 के जो बॉक्स में दिया हुआ है, लास्ट की 2 लाइन में आपको आंसर मिलेगा।
तो ये एनसीईआरटी की वैल्यू है। बॉक्स से टीचर बॉक्स से खोज के क्वेश्चन सेट सेट करते हैं यूपीएससी वाले, तो आप एनसीईआरटी को हल्के में ले ही नहीं सकते हो। इसलिए छठी से 10वीं तक की एनसीईआरटी 2 बार रीडिंग मारो कम से कम, उसके बाद वही पैटर्न रिवर्स इंजीनियरिंग एमसीक्यू से सॉल्व करो। बस यही हमारा ईपीएफओ का पूरा वो तैयार हो चुका है। और एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसकी तैयारी कर सकते हो 3 महीने में। एपीएफसी की मैं गारंटी नहीं दूंगा, क्योंकि एपीएफसी में सीट भी बहुत कम होती है और उसमें यूपीएससी का पूरा क्रीम बैठता है, और उसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है। उसमें थोड़ा सा जिनका बेस मजबूत है वही क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि पिछली बार का कट ऑफ देख रहा था वो भी बहुत हाई गई थी। आप लोगों को लगता होगा 67% कट ऑफ आसान है ये, लेकिन ये एसएससी का पेपर नहीं है। 67% लाने में 100 में से ये पेपर में बहुत हालत ख़राब होती है। और ईपीएफओ का जो एग्ज़ाम होगा इस बार, पिछले बार के पेपर से बिल्कुल भी कंपेयर मत करना। कोई भी कट ऑफ बता रहा है उसकी बातें मत सुनो, क्योंकि पिछले बार का पेपर कोरोना की वजह से डिले हो गया था और जल्दीबाजी में उन्होंने पेपर बनाया होगा, इसलिए इतना आसान, यूपीएससी के स्टैंडर्ड के हिसाब से आसान था पेपर, इसलिए दिया था। तो उसको कंपैरिजन मत करना कि ऐसा ही पेपर आएगा। यूपीएससी अच्छा लेवल बनाती है, अच्छा पेपर सेट करती है। मैथ्स इंग्लिश में नहीं लेवल है उनका कुछ, मैथ्स इंग्लिश वो टफ नहीं बना सकते हैं। तो आपका जो बेसिक है, जो एसएससी की तैयारी करता है वो कर लेगा आराम से, लेकिन स्टैटिक में वो अच्छा पेपर बना सकते हैं। तो बस इतना ही है ईपीएफओ में। अगर मैंने जितना बताया है, आप अगर 3 महीने फॉलो करोगे अच्छे से, बिगिनर्स भी और जो जॉब वाले हैं वो भी टाइम निकाल के जितना कर सकते हो इसमें से करो। अगर आप सोचोगे कि 5 सब्जेक्ट में करके ईपीएफओ निकाल निकाल लूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। यूपीएससी का एक खेल खेलती है यूपीएससी, हमेशा उनका आप जो सब्जेक्ट छोड़ के जाओगे ना वही ज़्यादा दे देती है। ये ऐसा होता है, मैंने मेरे साथ भी हुआ है 3-4 साल। और आप जैसे 4 सब्जेक्ट, अगर आपका पॉलिटी पे कमांड है, हिस्ट्री पे कमांड है, आप सोचोगे कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, वो पॉलिटी हिस्ट्री ऐसा बना देंगे कि आप कर ही नहीं पाओगे। लॉ लॉ पूछने लगेंगे, केस पूछने लगेंगे, आपसे होगा ही नहीं। इसलिए यूपीएससी में ट्राई किया करो, यूपीएससी के पेपर में कि सिलेबस पूरा कंप्लीट करके जाओ। एक बार देखा देखा तो मतलब दिमाग में छपा हुआ हो, थोड़ा बहुत तो छपा हुआ हो कि हाँ देख के तो कर सकता हूँ। और ईपीएफओ का पेपर वो बहुत हाई फाई तो मेरे हिसाब से नहीं बनाएंगे, लेकिन हाँ पिछली बार से बढ़िया पेपर बनाएंगे। और कोई आपको कुछ भी बोल रहा है कि ये कर लो वो कर लो, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यूट्यूब पे आप जितना भी देखते हो, कुछ भी देखते हो, ये हमारे से फंसा, ये हमारे पेपर से फंसा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर कोई कोचिंग वाला 20,000 क्वेश्चन की पीडीएफ बना के आपको दे भी दे रहा है, उससे अगर 10 सवाल फंस भी जा रहे हैं, आप खुद सोचो फिजिबल है, ये पॉसिबल है 20,000 क्वेश्चन की पीडीएफ पढ़ना आप लोग के लिए? 5 क्वेश्चन फंस भी गए तो। इसीलिए अपनी तैयारी पे ज़्यादा भरोसा किया करो। कोचिंग वाले जो भी बोलते हो उनका कुछ भी मत सुनो, बस खुद पढ़ो। जो आप खुद रीडिंग करते हो उसका कोई तोड़ नहीं होता है। आप कितनी भी कोचिंग कर लो, कोई आपके दिमाग में डाल नहीं सकता है। यूपीएससी का प्रीलिम्स, बड़े से बड़े कोचिंग वाले हैं, कुछ नहीं फंसता उनसे, ये भी एक क्वेश्चन नहीं फंसता है। वो पेपर का लेवल अलग होता है उनका, सेट करने वाले लोग अलग होते हैं। वो कोचिंग देख के पेपर सेट नहीं करते हैं, वो अपना कहीं से भी कुछ भी दे सकते हैं। इंग्लिश में आपको विश्वास नहीं होगा कि जो एरर फाइंडिंग के क्वेश्चन थे पिछली बार, नॉवेल से उठा के उन्होंने दे दिया था। एक नॉवेल में बाद में बच्चों ने रिसर्च किया तो पता चला रही है तो नॉवेल की लाइन है। एक शुक सीवर्ड वाला क्वेश्चन होगा जिसका शुक और सीवर्ड में कन्फ्यूजन था, शायद यूपीएससी ने उसका शुक आंसर दिया है, तो वो देख लेना, वो एक नॉवल से उठा के डाला था। तो आप ये गलती बिल्कुल मत करो। प्लिन टू पैरामाउंट से बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो और बस क्वेश्चन जो पुराने हैं टीसीएस वाले वो लगाते रहो, आप लोग का एकदम बढ़िया हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे दूंगा कमेंट में, उसमें आप ज्वाइन कर लेना उसको। और जो भी आपको दिक्कत हो, मैं अपना नंबर भी आप लोग से शेयर कर दूंगा। जो भी जिस सब्जेक्ट में भी दिक्कत हो आप मेरे से पूछ सकते हैं कभी भी, एनी टाइम। मैं फ्री हूँ आप लोग के लिए, तो बिल्कुल फ्री हूँ। आप लोग कुछ भी हेल्प चाहिए, बड़े भाई के नाते मैं आप लोग की हेल्प करने को तैयार हूँ। आप बस पूछ लो मेरे से कुछ भी, और यकीन मानो मैं सलाह सही दूंगा, क्योंकि आठ कम करीब 7-8 साल हो गए मुझे, और मुझे पता है, मुझे ये तो पता है कि क्या नहीं करना है। ये तो मुझे एग्जैक्टली पता है, और यही पता करने में मुझे 8 साल लग गए कि क्या नहीं करने हैं। और अब थोड़ा एज मेरी वैसी हो गई कि अब ज़्यादा हो नहीं पाता है, टाइम भी मैनेज करने को नहीं होता। मैं भी यही सोचता हूँ कि काश मैं 10 साल पहले चला जाऊँ और पढ़ाई करूँ अच्छे से, लेकिन उस समय बहुत लोग समझाने वाले नहीं थे। समझाने वाले थे भी तो उस हिसाब से नहीं समझा पाते थे, चीज़ों को रियलाइज़ नहीं करा पाते थे। लेकिन मैं करवा पा रहा हूँ आप लोग को, क्योंकि आप
कुछ मैं इतने साल के एक्सपीरियंस से कुछ आप लोगों को देना चाहता हूँ, बस मेरा यही मोटिव है। चलो दोस्तों, अच्छे से खाओ पियो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो। जय हिंद।